में चल रहे हैं, ये हमें जानकारी होने होगा। अगर हमारे पास उन लोगों को जानकारी नहीं होगी जो लोग ट्रेड यूनियन के नाम पर हमारे लोगों को बुलाते हैं, हमारे लोगों को लेकर जाते हैं, हमारे लोगों के हाथों में तख्तियां होती हैं, हमारे लोगों के कंधों पर वो झंडे होते हैं, वो लाल कलर का हो सकता है, वो किसी भी कलर का हो सकता है। लेकिन साथियों, आज इस बात को जहां से समझ कर जाना होगा कि वो लोग हमारे होते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व हमारा नहीं होता, उनका नेतृत्व ब्राह्मण लोगों का होता है। तो ऐसे संगठन हैं, उन संगठनों में इंटेक है, बीएमएस है, ऐसे बहुत से कम्युनिस्टों के, बीजेपी के, कांग्रेस के संगठन हैं। लेकिन आज तक उन संगठनों ने कभी भी हमारे लोगों के मुद्दों पर सीरियसली वो काम करने का काम नहीं किया जो हमें करना होगा। आज की तारीख में जो कांग्रेस का सबसे बड़ा संगठन है इंटेक, उसके 33 मिलियन मेंबर हैं। वो 33 मिलियन मेंबर्स कहां से लाते हैं? वो 3% ब्राह्मण इतने मेंबरशिप कहां से लाते हैं? वो मेंबरशिप हमारे बहुजन लोगों की है, वो हमारे लोगों को जुड़ा हुआ है, वो हमारे लोगों को उनको भरमाने के लिए, उनको उनका साथ सहयोग लेने के नाम से वो क्या करने का काम कर रहे हैं? वो ब्राह्मणवादी पार्टियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमें भी इससे सीखना होगा, हमें भी अपनी मेंबरशिप को बढ़ाना होगा, हमें भी इन तमाम मुद्दे पर जो लिखे हुए हैं, इन मुद्दों को लेकर अगर हमने लोगों के पास जाना है तो उनका यूनिट लेवल का संगठन बनाना होगा, स्कूल लेवल का संगठन बनाना होगा, कॉलेज लेवल का संगठन बनाना होगा, विश्वविद्यालय लेवल का संगठन बनाना होगा। और उन संगठन में कम से कम 7 मेंबर को लेकर अगर हम ये संगठन बनाते हैं तो हम एक ट्रेड यूनियन का स्वरूप ले लेंगे। और वो जब हमारा स्वरूप पूरे भारत में फैल जाएगा तो हम इन मुद्दों को एकदम हल करने के उस सफलता के लिए हम उस स्तर पर खड़े हो जाएंगे जैसे आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं पंजाब से आता हूं, मुझे मराठी ज्यादा नहीं आती, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ लगता है। लोहे सर से मैंने बात किया तो मुझे एक उन्होंने लेटर दिखाया जो जहां के प्रशासन ने आज की रैली को देखते हुए हमें एक आश्वासन दिया। यह आपके संगठन की ताकत है। अभी रैली निकला नहीं है, रैली को निकलने से पहले ही उन्होंने वो तमाम, मुझे वो क्या मांगे हैं वो तो मैं पढ़ पाया, लेकिन उसको मोटा मोटा मुझे को ये समझ लगा कि वो लोग जो हमें कभी देखने तक नहीं थे, इग्नोर करते थे, वो आज माननीय भवन मेश्राम साहब के बहुत बड़े संगठन को अगर हम ट्रेड यूनियन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपके उन तमाम मांगों को, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो हमें रोक सके, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो हमें रोक सके, वो हम उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए साथियों, हमें भी जो हमारा प्रोटान का संगठन है उसकी जो ट्रेड यूनियन की शर्तें हैं उसको पूरा करना होगा। अभी हमें बामसेप से जो सीख लिया, हमारा बामसेप एक सामाजिक संगठन है, बहुत अच्छी बात है, उसे हमने सीखा और लगभग 48 ईयर से हमारे समाज में बामसेप ने हमें वो तमाम मुद्दों से जागृत करवा दिया है। लेकिन आज जो हम टीचर्स लोगों की, जो हम नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, उन लोगों को अभी एक बात लेकर जाना होगा, वो यही है साथियों कि बामसेप तो हमारा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसको सेध लेकर उसके वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, व्यवस्था प्रवर्तन के मुद्दे को पूरा करने के लिए हमें ये प्रोटान के जो हमारा ट्रेड यूनियन है उसके संगठन को बढ़ाना होगा, उसकी मेंबरशिप को बढ़ाना होगा, तभी हम इन मुद्दों को समापन करवा सकते हैं और सरकारों को बता सकते हैं कि ये जो ट्रेड यूनियन है हमारे ट्रेड यूनियन है और इसका नेतृत्व भी हमारा है। ये भी बात हम अपने लोगों को समझाना चाहिए, जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे संगठन, बहुत से लोग अपने अपने संगठन बनाकर उन लोगों की बात करते हैं, लेकिन साथियों उन लोगों को उनका जो एक जो मुद्दा है वो उनको समझाने के लिए हमारे लोगों के पास जाना होगा कि जो समाज का ऋण है, समाज का अगर हमने ऋण चुकाना है
तो हमें समाज का साधन संसाधन खड़ा करना होगा। उसके लिए हमें प्रोटान के माध्यम से ही ऐसा ट्रेड यूनियन बना सकते हैं जिसको हम पूरे भारत में एक ही विषय पर, एक ही मुद्दे पर, जहां पर एक ही ऐसा ट्रेड यूनियन जिसको पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम उस संगठन को पैदा करने के लिए अभी वचनबद्ध हैं। और मैं पूरा महाराष्ट्र के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी उत्तरी भारत के राज्य हैं वहां पर इस संगठन की लगातार मीटिंगें हो रही हैं और बहुत बड़ा जो पूरे भारत लेवल का हम दिल्ली में प्रोग्राम रखने के लिए भी साहब से अनुमति लेंगे और वहां पर जो हमारे ट्रेड यूनियन की एक ऐसी प्रस्तावना होगी कि जिसको हमारे ट्रेड यूनियन की तरफ से लोगों का ध्यान जो है वो आएगा। इसीलिए साथियों मैं ज़्यादा तो उन मुद्दों की बात नहीं कर सका क्योंकि मराठी में होने की वजह से मैं इतना समझ सका कि वही मुद्दे आपके जो महाराष्ट्र के हैं, वही मुद्दे पंजाब के भी हैं, वही मुद्दे हरियाणा के भी हैं, वही मुद्दे जम्मू कश्मीर के भी हैं, हिमाचल प्रदेश के भी हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमें एक ही बात के लिए जहां पर आज एक ऐसा अपने एजेंडे में रखना होगा कि हम अगर पूरे भारत को जोड़ना चाहते हैं तो एक ही ट्रेड यूनियन होना चाहिए, उसका एक ही स्वरूप होना चाहिए कि हम पूरे भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी हमारे नॉन टीचिंग ऑफिसेस हैं, उन ऑफिस में कम से कम 7 मेंबर का एक संगठन खड़ा करें और उन संगठनों को कोरिलेट करने के लिए हमारे पास जितने भी हमारे सहयोगी संगठन हैं हम उनका साथ सहयोग ले सकते हैं। साथियों हमारा एक ही लास्ट में यही मुद्दा रहना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत काम किया, लेकिन वो अपने अंतिम समय के बाद भी इस व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे को, इस व्यवस्था परिवर्तन के जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर सके। तो अभी उनका जो अधूरा काम है वो हमारे कंधों पर है। तो हमें इस बात के लिए याद रखना होगा कि हम उस मिशन के काम को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम अपने पर्सनल जो हमारे कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनको साथ लेकर चलते हुए हमें अल्टीमेट जो व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है उसके तरफ पहुंचना है। ऐसा आप करोगे। आज की जो दूसरी ये राज्य स्तरीय जो शिक्षा परिषद है उसके माध्यम से आप लोगों ने जहां मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद आभार करना चाहता हूं। आपने मुझे जहां अपनी बात रखने का समय दिया मैं मंच का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूलमंत्र। धन्यवाद सर जी। ट्रेड यूनियन की ज़रूरत क्यों है, किस लिए है, ये आपने बताया। जो हमारा प्रोटॉन संगठन है इसमें टॉप टू बॉटम लीडरशिप जो है वो बहुजनों की है, इसलिए कोई भी दूसरा जो व्यक्ति है उसमें घुसपैठ नहीं कर सकता है। बहुजन में SC ST OBC सभी लोग उसमें आते हैं। धन्यवाद। हे जे संघटन आहे पूर्ण भारतामध्ये आत्ता जवळपास 8 राज्यामध्ये याची बॉडी स्थापन झालेली आहे नवीन या वर्षीची आणि लवकरच लोहे सर पण आहेत, समीक्षक प्रभारी आहेत, राष्ट्रीय प्रभारी समीक्षाचे। तर मला वाटतं 30 राज्यामध्ये या 2 महिन्यात किती 22 राज्यामध्ये या त्या 2 महिन्यामध्ये ह्या सर्व विंग्स जे आहे बॉडीज जे आहेत कार्यकारिणी आहेत ते ॲक्टिव्ह होतील। धन्यवाद सर। यानंतर मी माननीय डॉक्टर मगनजी ससाने सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्पा तथा नीट परीक्षा समीक्षक यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावे। डॉक्टर मगनजी ससाने सर। साथियों, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ प्रणीत प्रोटॉन संगठन और भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र स्टेट के माध्यम से स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षक बचाओ अभियानांतर्गत
शिक्षण, आरक्षण, नौकरी दैट इज सर्विस और पेंशन, बचाव के संदर्भ में ये जो कांग्रेस की जो नीति है, हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो शिक्षित है, इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी ये बहुत सब कुछ कर रही है। ये उनका आधा सच है, पूरा नहीं सच है। लेकिन वास्तव में ये जो नई आर्थिक नीति है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये पॉलिसी कांग्रेस की है, कांग्रेस की है। और ये कांग्रेस की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, दैट इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये नई आर्थिक नीति है। और ये नई आर्थिक नीति बीजेपी अमल कर रही है। ये नीति किसकी है? कांग्रेस की है। 1990 में बनाई हुई नीति है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये पॉलिसी बीजेपी अमल कर रही है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो जो लोग केवल बीजेपी को दोष देते हैं, इसका दूसरा अर्थ ऐसा होता है वो कांग्रेस का अंदर से समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा सच मालूम होना चाहिए, तो कांग्रेस इसके पीछे है। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस इसके विरोध में कुछ भी नहीं कर रही है। ये हमें समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आपको शायद महाभारत का चक्रव्यूह पता होगा। ये काल्पनिक है लेकिन पता होगा। कि अभिमन्यु जो है अंदर जाना जानता है लेकिन बाहर आना नहीं जानता, और वो मर जाता है। मारा जाता है, मर नहीं जाता, मारा जाता है। ये सबक हमारे सामने है। लेकिन अभिमन्यु मारा जाएगा, ये किसको पता होता है? पता है? कृष्ण को पता होता है। वो मारा ही जाने वाला है, पहले से ही पता होता है। ये काल्पनिक है, पहले से ही पता होता है, लेकिन कृष्ण ने ये किसको बताया नहीं। लेकिन हमने इसमें सबक लिया। महाभारत में जो कृष्ण की भूमिका है, ये हमारी भूमिका है। लेकिन हम कृष्ण की तरह से षड्यंत्र करना नहीं चाहते, हम उसको बचाना चाहते। तो हमें ये बताना होगा, सबको बताना होगा। तो शिक्षा सबसे
महत्वपूर्ण परिवर्तन का साधन है। केवल शिक्षा। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक ही सेंटेंस में बताया है, एजुकेशन से ही सोशल रिवॉल्यूशन होता है और सोशल रिवॉल्यूशन से ही पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होता है। ये बात महत्वपूर्ण है। हम केवल सोशल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल रिवॉल्यूशन का जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर कौन सा है? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ये सुपर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये सभी का अध्ययन करने के बाद संविधान लिखा। संविधान में उन्होंने किस पर्पज से लिखा? पर्पज है ना, संविधान लिखने का पर्पज है। क्या संविधान लिखना आपको एजुकेशन देना, सर्विस देना, प्रमोशन देना, यही पर्पज है संविधान लिखने का? संविधान लिखने का केवल यही पर्पज नहीं है। संविधान लिखने का पर्पज है, जैसा संविधान के पहले एक संविधान था ब्राह्मणों का, कौन सा पता है आपको? ब्राह्मणों का एक संविधान था संविधान लिखने के पहले, कौन सा? मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो पर्पस था उसको संविधान ने खत्म किया। मनुस्मृति का क्या पर्पस था? ब्राह्मणों को शासक बनाना, यह मनुस्मृति का पर्पस है। मैं डिटेल में समझा नहीं पा सकता क्योंकि समय का अभाव है, केवल पर्पस समझा रहा हूं आपको। मनुस्मृति का पर्पस था ब्राह्मणों को शासक बनाना, सुप्रीम बनाना, ये मनुस्मृति का पर्पस है। और मनुस्मृति का पर्पस कैसे सफल हुआ? सफल हुआ कैसे? मनुस्मृति में केवल ब्राह्मणों को ही 100% रिजर्वेशन था, इसलिए ब्राह्मण सुप्रीम हो गया। हाईली प्रिविलेज्ड कम्युनिटी ब्राह्मणों को मनुस्मृति ने बनाया, हाईली प्रिविलेज्ड। और हम अंडर प्रिविलेज भी नहीं थे। हम ऐसा मैं कह नहीं सकता अंडर प्रिविलेज थे, ऐसा भी नहीं था। अधिकार वंचित थे हम, तो प्रिविलेज का संबंध ही नहीं है। तो इसको खत्म करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा। तो 3 पर्पस थे। पहला पर्पस, ब्राह्मणी व्यवस्था से जो वर्स्ट विक्टिम थे, वर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्राह्मणिकल सिस्टम कौन लोग थे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और NT, DNT, VJNT. These are the worst victim of the social system जो ब्राह्मणों की थी। These are the worst victim. इनको ही अनटचेबल कहते थे। अनटचेबल्स कौन लोग आते हैं इसमें? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, NT, DNT, VJNT, worst victims of the ब्राह्मणिकल सिस्टम। तो इसको पहले खत्म करना, ये पहला ऑब्जेक्ट था।
मैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं समझे तो आप आगे का कुछ समझ नहीं पाएंगे। क्या करना है हमें, ये इसको करना है। तो ये संविधान का पहला पर्पस टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी। आज फिजिकल अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। फिजिकल, इधर जो अनटचेबिलिटी है वो अभी है। इधर जो अनटचेबिलिटी है ब्राह्मणों की, वो खत्म नहीं हुई। उसका मैं उदाहरण देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जगन्नाथ मंदिर गए। जगन्नाथ मंदिर गए तो वो 2 कौड़ी के जो पुजारी होता है, उन्होंने उसको मंदिर में जाने नहीं दिया। किसको? राष्ट्रपति को। अंदर जाने नहीं दिया राष्ट्रपति को। हमारी क्या औकात है? नहीं हुई। तो ये SC ST NT DNT के साथ ही अनटचेबिलिटी होता है, ऐसा हमको लगता है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मायावती और उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब बीजेपी की सत्ता आई तो ये हो गया, क्या हुआ नाम उसका, योगी आदित्यनाथ हो गया। उन्होंने क्या पता है, मायावती और अखिलेश यादव जिधर बैठता था जिस ऑफिस में, उसको गोमूत्र से धोया, फिर उस ऑफिस में वो बैठने लायक हो गया। ओबीसी के साथ भी अनटचेबिलिटी होता है, ओबीसी को पता नहीं है। ये उदाहरण है। महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ तो होगा, मुझे अभी नाम याद नहीं है। मराठों के साथ महाराष्ट्र में ऐसा होता है। मराठा एक कास्ट नहीं है, वो भी गुण भी एक कास्ट है। मराठा एक कास्ट है ही नहीं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में धनगर एज अ मराठा सरदार थे। धनगर मराठा सरदार थे। धनगर सरदार ऐसा बोल नहीं बोलते थे, मराठा सरदार बोलते थे। तो मराठा एक कास्ट नहीं है, ये प्रदेशवाचक शब्द है। तो मैं ऑब्जेक्ट आपको समझा रहा हूं संविधान का। हमें ये ऑब्जेक्ट फुल करने के लिए काम करना है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है संविधान का? शासन करती जमात बनाना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब शासन करती जमात बनाना कैसे बनाना? ब्राह्मण पहले शासन करती जमात बना। ब्राह्मण मनुस्मृति के माध्यम से कैसे? उन्होंने बहुजन समाज को कास्ट में डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट की मनुस्मृति के माध्यम से, और शासन करती जमात ब्राह्मण बनाया 100% रिजर्वेशन लेके। तो संविधान में क्या है? ब्राह्मणों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, बाबा साहब ने खत्म की, और संविधान में यूनाइट एंड रूल पॉलिसी हमारे हाथ में दे दी। वो कैसे? तो 6000 जाति है, बाबा साहब ने 6000 जाति को 3 महत्वपूर्ण SC ST OBC में यूनाइट किया। SC का 1700 जाति का ग्रुप है, ST का कम से कम 900 जाति का ग्रुप है, OBC का 3743 जाति का ग्रुप है। यूनाइट किया।
यूनाइट एंड रूल, जाति को यूनाइट, कॉन्स्टिट्यूशन जाति को यूनाइट करता है। और आज अगर हम देखते हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग जाति के संगठन ही बनाकर काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अवरोध है आज हमारे सामने, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे तो फायदा किसका होगा? किसका फायदा होगा? अगर हम जाति में काम करेंगे तो फायदा, अल्टीमेट बेनिफिट ब्राह्मणों को मिलेगा। तो हम शासन करती जमात नहीं बन सकते। तो ये दूसरा मुद्दा है। इसमें शासन करती जमात बनने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी में प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। और केवल प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी नहीं, रियल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन, ये जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हथियार हमारे हाथ में दिया है, ये शासक बनने का हथियार है। शासक बनने का हथियार है। और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो कोटा निर्धारित किया है, उस कोटे को रिजर्वेशन कहते हैं। हमको रिजर्वेशन पता है, हमको रिप्रेजेंटेशन पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। ब्राह्मण जब अखबार में लिखता है तो क्या लिखता है पता है? रिजर्वेशन के अगेंस्ट लिखता है। तो हमारे लोग भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलते हैं, हमें नहीं चाहिए। पागल लोग हैं, अज्ञान लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। पढ़े लिखे भी अनपढ़ है। अरे भाई, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लागू करने के लिए जो कोटा है उसको नाम दिया है। रिजर्वेशन खत्म किया, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन खत्म किया। रिप्रेजेंटेशन अगर खत्म हो गया, आपके लिए डेमोक्रेसी खत्म हो गई। और ये रिजर्वेशन खत्म करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई है। और रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन खत्म कैसे किया जा सकता है? आपको संविधान खत्म, आप ब्राह्मण हो ऐसा समझो, आप ब्राह्मण हो और आपको संविधान खत्म करना है। कैसे करेंगे पता है? अरे केवल एजुकेशन खत्म करो, केवल एजुकेशन खत्म करना है, संविधान का मतलब ही खत्म हो गया। ये जो है ना, ये परिषद, शिक्षा परिषद, केवल शिक्षा परिषद, केवल एजुकेशन बचाओ, इसका मतलब नहीं है। केवल नौकरी बचाओ, इसका संबंध इससे नहीं है। केवल पेंशन बचाओ, इसका संबंध इससे नहीं है। ये परिषद का, इसका संबंध बहुत गहरा है। संविधान बचाओ, इसके पीछे है। शिक्षा खत्म, संविधान खत्म। ऐसा हम क्यों सोचते हैं पता है? हम छोटा सोचते हैं। शिक्षा बचाना का तो हमारी नौकरी अगले साल में, अगले जनरेशन में हमारी नौकरी सिक्योर हो जाएगी, शिक्षा अगर ऐसी हमको मिली तो। पेंशन भी बचेगी। इसके पीछे की जो हमारी भावना है बहुत छोटी है। ये महापुरुषों की भावना नहीं है, हम जब जिस तरह से सोचते हैं।
तो वर्तमान समस्या खाजगीकरण के माध्यम से जो दी जाती है, ये केवल पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से हम ऐसा सोचते हैं। पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इस तरह से हम ऐसा सोचते हैं। तो हमारे सोचने का मतलब सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अगर दिया तो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? पर्पस ऑफ एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बचाना है तो पर्पस मालूम चाहिए, क्यों है? हमारे महापुरुष कैसा सोचते हैं शिक्षा के बारे में? मैं 5 मिनट में बात खत्म करता हूं। शिक्षा के बारे में हमारे महापुरुष कैसा सोचते हैं? टू मोरलाइज एंड सोशलाइज द पीपल, तो शिक्षा की व्याख्या कंप्लीट होती है। मोरलाइज, डेवलप मोरल कैरेक्टर, सोशलाइज टू डेवलप सोशल कैरेक्टर। अगर ऐसा नहीं है तो आप शिक्षित नहीं हो। ये शिक्षण की व्याख्या है। तो ब्राह्मण इस देश में मेरिट को बहुत डरता है। कौन डरता है मेरिट को? ब्राह्मण डरता है। ब्राह्मण मेरिट को डरता है। तुम ईडब्ल्यूएस का मेरिट देखो, सबसे कम है, एससी से भी कम है, ओबीसी से भी कम है। मेरिट को डरता है क्योंकि ब्राह्मण को पता है उनके पास मेरिट नहीं है, वो षड्यंत्र ही मेरिट समझता है। इसलिए नीट के माध्यम से ब्राह्मणों ने मेरिट को खत्म किया और परसेंटाइल को लाया। मेरिट की जगह परसेंटाइल ने ली। जो मेरिट में नहीं है, परसेंटाइल सिस्टम से जिसको नीट को कम मार्क्स है वो भी एलिजिबल हो जाता है डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन जिसके पास कम मार्क्स होते हैं उसके पास पैसा ज्यादा होता है, तो पैसा ही मेरिट को आधार बना है। वर्तमान समय में पैसा ही मेरिट को आधार बना है। तो इस तरह से साथियों नीट के माध्यम से मेरिट को खत्म किया, परसेंटेज सिस्टम को खत्म किया और परसेंटाइल सिस्टम को लाया। मेरिट को खत्म किया और पैसे को ही मेरिट बनाया। पैसे को ही मेरिट बनाया। ये किसकी व्यवस्था है पता है आपको?
ये समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था पैसे के आधार पर खड़ी है, और समाजवादी व्यवस्था किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस समाजवादी है। समाजवादी व्यवस्था से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती। इसलिए कांग्रेस इज मोर डेंजरस देन बीजेपी। बीजेपी तो डेंजरस है, कांग्रेस मोर डेंजरस है। वो करवाती है। ये हमको ये नीट कांग्रेस ने ही लाया है, बीजेपी ने थोड़ी लाया है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हमें, जैसा कि साहोता साहब ने बोला कि प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, ये जो संगठन है, ये जो क्वालिटीज़ है, भारत में 6 लाख देहात है ना, हर देहात में टीचर है। हर देहात में टीचर मिलेगा हमको, तो इनको यूनाइट करना पड़ेगा। अगर ऐसा हमने किया तो हमारी सभी समस्या का अंत, जितना प्रोटॉन बढ़ेगा हमारी समस्या का अंत होगा। तो ये संगठन बढ़ाना पड़ेगा साथियों। मुझे ऐसा लगता है आप इस काम में जुटे रहेंगे, और हमारी आने वाले समय में सभी समस्या का अंत केवल प्रोटॉन ही करेगा। केवल पूरे भारत में अगर फैल गया, 6 लाख खेड़ेगांव में अगर फैल गया, तो सभी समस्या का अंत होगा। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये रुकता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। या शिक्षण परिषदेचं उद्देश आणि महत्त्व आपण या ठिकाणी विस्तृत असं आम्हा सर्वांना सांगितलं। साथियों, आपण जर पाहिलं भारताचं विद्यमान चित्र, तर एज्युकेशनमध्ये अंगणवाडी आहे, प्राथमिक शिक्षण आहे, माध्यमिक शिक्षण आहे, उच्च माध्यमिक शिक्षण आहे, MCVC आहे, ITI आहे, तंत्र शिक्षण आहे, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे विभाग आहेत। आणि त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या विभागामध्ये अनेक संघटना कार्यरत आहेत, आणि जशी त्यांची समस्या जशी आहे तसं त्यांचं संघटनचं निर्माण केलं गेलं आहे। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर ही जी शक्ती आहे एज्युकेशनमधली, शिक्षण क्षेत्रामधली, ती अनेक तुकड्यामध्ये विभागल्या गेली। मग आपण हे हेरलं, हे जाणलं, याचा अभ्यास केला, आणि मग ठरवलं की प्रोटॉनची निर्मिती करायची। आणि या प्रोटॉन संघटनमध्ये, ट्रेड युनियनमध्ये अंगणवाडी सेविकेपासून तर प्राध्यापकांपर्यंत सर्वांना एकाच मुठीमध्ये बांधण्याचं काम जे आहे आपण देशभर, राष्ट्रभर करत आहोत। म्हणजे शक्ती निर्माण होईल। आता जसं साहेबांनी सांगितलं की शक्ती जर निर्माण झाली तरच आपल्या या सर्व समस्यांचं जे निराकरण आहे ते होईल। तर यासाठीच आपण संपूर्ण राज्यभर किंबहुना देशभर प्रोटॉनचं जाळं जे आहे ते आपण तयार करत आहोत। या परिषदेसाठी आणि महारॅलीसाठी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातून आपण सर्वजण इथे आलात, उपस्थित झालात, सहभागी झालात। आपल्या सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो। या ठिकाणी पंजाबवरून खास आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी प्राध्यापक डॉक्टर अशोक सोहता सर, राष्ट्रीय प्रभारी प्रोटॉन नवी दिल्ली, हे उपस्थित झाले। त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो। तसेच ही जी शिक्षण परिषद आहे, ही शिक्षण परिषद प्रोटॉन आणि भारत मुक्ती मोर्चा यांच्या संयुक्त विद्यमाने इथे होत आहे, संपन्न होत आहे। तर याचं नेतृत्व करणारे आदरणीय माननीय वामन मेश्राम साहेब, हे सुद्धा आता काही तांत्रिक कारणामुळे या परिषदेमध्ये येऊ शकले नाहीत, परंतु रॅलीमध्ये ते आपल्यासोबत असणार आहेत। त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो। भारत मुक्ती मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय सचिन बनसोडे सर, प्राध्यापक मनोज लोहे सर, राष्ट्रीय प्रभारी प्रोटॉन, यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो। तसेच वेगवेगळ्या राज्यातून जे जबाबदार पदाधिकारी आहेत,
माननीय गजानन उल्ले सर, विभागीय अध्यक्ष प्रोटॉन अमरावती, त्यांची टीम, या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो. तसेच बीडमधून माननीय सुमित वाघमारे सर आहेत, रामदास वैरागे सर आहेत, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. बुलढाण्यावरून गोवर्धन गवई सर आणि त्यांची टीम इथे उपस्थित झालेली आहे, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. तसेच डॉक्टर मोहन मिसाळ सर, राज्य संयोजक तक्रार निवारण समिती, हेही या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. महादेव सूर्यवंशी सर, तसेच त्यांची टीम, नवनीत किलारीकर सर, त्यांची टीम, ब्रिजेश सरनाईक सर, त्यांची टीम, सूर्यकांत कासे सर रायगडमधून इथे आलेले आहेत, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. सतीश गायकवाड सर, साताऱ्यावरून ते आलेले आहेत, त्यांची टीम, त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. अमन कोळी सर सोलापूर, तसेच सुधीर कांबळे सर यांची टीम तिथे जिथून आपला रॅली निघणार आहे त्या ठिकाणी ते पोहोचलेले आहेत, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. डॉक्टर अजित चंदन शिवे सर आणि त्यांची टीम, आमच्या महाविद्यालयाचे डॉक्टर पाटील सर केमिस्ट्रीचे विभाग प्रमुख आहेत, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. त्यांच्या समवेत त्यांची टीम, कवादे सर असतील, डिरळे सर असतील, डाळिंबकर सर असतील, ससाने सर असतील, या ठिकाणी त्यांचे आभार मानतो. दत्ता मेकवाड सर, संतोष जमादार सर, सदाशिव वारे सर, वीरेंद्र जाधव सर पालघरहून आलेले आहेत, त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. परभणीवरून संतोष जमादार सर आहेत, शिवाजी खोपे सर, त्यांची टीम इथे उपस्थित राहिली, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. आपल्या राज्याचे अध्यक्ष प्रोटॉनचे डॉक्टर संजय दाभर्डे सर हेही उपस्थित झालेत, त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. या ठिकाणी बामसेपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व्ही जाधव साहेब उपस्थित राहिले आणि त्यांच्यासोबत लहाडे सर, मौर्य क्रांती संघाचे संयोजक, राज्य संयोजक, हेही या ठिकाणी उपस्थित राहिले. पुणे जिल्ह्याची सर्व टीम, पुणे शहरातली टीम आणि या सर्व इव्हेंटचं नियोजन करणारे माननीय दिनेश भाऊ झेंडे यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. सर्वांचे आभार मानतो. आणि यानंतर आपल्याला लंच घ्यायचं आहे आणि लंच करून आपल्याला सारसबागेच्या तिथे अण्णाभाऊ साठेंचा पुतळा आहे, तिथून आपली ही रॅली जी आहे ती निघणार आहे. आपण लंच करू आणि लगेचच तिथे जाऊयात. तर ही शिक्षण परिषद संपली असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. ठीक आहे, धन्यवाद. जय मूल्यवासी साथी.